हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का बायोलॉजी। क्लास 9th के बायोलॉजी में मैं आपको बताने वाला हूं विव ज्योत ऊतक। मैंने आपको बताया दिया था, यानी कि आपने यहाँ पे देख रहे हो विव ज्योत ऊतक के कार्य, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, बोर्ड पे बताया था। ओके, बट आज मैं आपको बताऊंगा अस्थायी ऊतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं परमानेंट अस्थायी ऊतक। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 9th का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए मैं आज क्लास 9th का वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज को बताने वाला हूं अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक में जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि ये उन विवज्योतिकीय ऊतक से उत्पन्न होता है। मतलब क्या? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक उस विवज्योतिकीय ऊतक से उत्पन्न होता है, यानी बनता है, जो लगातार विभाजित होकर के विभाजन की क्षमता खो देते हैं। मतलब ये कि वे विवज्योतिकीय ऊतक से उत्पन्न होते रहते हैं जो लगातार विभाजित होकर के वो अपना जो विभाजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या करता है, उसको खो देता है। मतलब उसके पास नहीं रह पाता विभाजन करने की क्षमता। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका आकार, क्या आकार मतलब लंबा है, छोटा है, बड़ा है। ओके, आकृति मतलब उसकी बनावट कैसी है। मोटाई निश्चित होती है, मतलब ये कि अस्थायी ऊतक जो होती है उसकी आकार, आकृति और जो मोटाई होती है वो एक निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। मीन्स ये कि जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकती है। मतलब ये मरा हुआ भी हो सकता है और जीवित भी हो सकता है। कौन? अस्थायी ऊतक। ओके, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं होती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जो है वो रिक्तिकाएं होती है। मीन्स ये कि कुछ स्थान होती है, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि एक सरल कोशिका और एक विशिष्ट कार्य, एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक अस्थायी रूप और आकार क्या करता है, वो प्राप्त करती है। अस्थायी रूप तो प्राप्त करती है, मतलब मान लिया जाए ये कि आपको कोई कार्य करना, यानी कि पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए आपको कोई कार्य करना होगा, है ना, कोई वर्क करना होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो एक सरल कोशिका होता है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए वो एक अस्थायी रूप लेता है, एक आकार लेता है, वो प्राप्त करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं विभेदीकरण। मतलब एक सरल कोशिका वो विशिष्ट कार्य करने के लिए जो भी आकार लेती है, अस्थायी रूप लेती है, तो उसी को हम कहेंगे विभेदीकरण। क्या कहेंगे? विभेदीकरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। आकृति व संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आकृति ही मीन्स बनावट के आधार पे और संरचना के आधार पे ये जो अस्थायी ऊतक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में कौन को होता है? एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और दूसरा संरक्षित अस्थायी ऊतक इसको बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, मैं बता दूं कि फर्स्ट सरल अस्थायी ऊतक एक होता है और दूसरा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आगे बताते हैं। ओके, फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं यहीं पे। देखिए, सरल ऊतक यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आकृति और संरचना के आधार पर ये जो अस्थायी ऊतक है वो दो प्रकार के होते हैं। उस दो प्रकार में एक सरल ऊतक है और ये सरल ऊतक केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है। ओके, और ये सरल ऊतक वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? संरक्षित ऊतक और संभरण ऊतक, जो कि आप देख रहे हैं, संरक्षित ऊतक और संभरण ऊतक।
अब आगे वाले पेज में देखते हैं कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि संरक्षित उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। आपको देखिए कि यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे इसके नाम से ही पता चला, संरक्षित मतलब सभी की रक्षा करना, उसे हम संरक्षित उत्तक कहेंगे। संभरण सभी का, चलिए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए संरक्षित उत्तक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना, मतलब किसी भी दूसरे जीव का जो है क्या करेगा, उस उत्तक का जो है क्या करेगा, वो सुरक्षा प्रदान करेगा। अब पहली बात कर लेते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। तो एपिडर्मिस देख लीजिए, पौधे के सभी भाग जैसे मतलब क्या, पत्तियां हो गया, फूल हो गया, जड़ हो गया, तने हो गया, कि सबसे बाहरी परत मतलब सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। यानी पौधे के विभिन्न भाग, यानी जितने भी भाग है, फूल, तना, पत्ती, जितने भी है, उस सभी के ऊपरी वाली जो भी परत होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। बात करते हैं यह क्यूटिकल, क्या, यह क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटीन एक मोम जैसा जल प्रतिरोध पदार्थ होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यह एक क्यूटिकल से क्या होती है, ढकी हुई होती है। ओके, क्या होती है, ढकी हुई होती है। और क्यूटीन एक मोम जैसा, यानी मोम जैसा एक जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है, मतलब जल की जैसी, मतलब द्रव्य पदार्थ की जैसी एक पदार्थ होता है, जो एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्पन्न किया जाता है। एपिडर्मिस कोशिकाओं के द्वारा उस जल को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र रंध्रा स्टोमेटा पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अधिकतर केस में, यानी अधिकतर पेड़ पौधे में एपिडर्मिस तो होता ही है, हर एक पौधे में एपिडर्मिस तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एपिडर्मिस के साथ साथ एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रंध्रा स्टोमेटा। क्या कहता है, रंध्रा स्टोमेटा उसको बोलते हैं, उसको उसमें पाया जाता है। अब स्टोमेटा में 2 गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है। स्टोमेटा में 2 गार्ड कोशिकाएं क्या होती है, पाई जाती है। अब बात करते हैं एपिडर्मिस का कार्य। एपिडर्मिस का क्यों है, वो किस चीज के लिए, कौन से वर्क करने के लिए, तो वही के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एपिडर्मिस का कार्य पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, मीन्स ये कि जो भी पौधे हैं उसकी क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, ये एपिडर्मिस। ओके, सेकंड की बात करें, एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि पौधे में जल होती है, जब जल होती है तो हीट में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होगा, तो उस वाष्प उत्सर्जन को रोकती है कौन, ये एपिडर्मिस, जिससे कि पौधा झुलसने से बच जाता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वाष्प ही नहीं होगी तो पेड़ पौधा क्या होगा, एक तो तना ही होगा। ओके, मतलब वो झुकती नहीं है। ओके, अगर वाष्प उत्सर्जन हो जाए तो फिर वो पौधा झुक जाएगी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान में सहायता, वो वाष्प उत्सर्जन में सहायक। मतलब कहने का अर्थ ये होगा, स्टोमेटा के द्वारा जो है गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किसमें, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसकी सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से। और वो वाष्प उत्सर्जन में भी वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, सहायक मंद होता है। ओके, बात करते हैं कॉर्क क्या होता है। ओके, कॉर्क क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कॉर्क पौधों की लगातार वृद्धि के कारण, मतलब पौधा क्या होता है, बार बार वृद्धि करता है, उसकी विकास होती है, मतलब बड़े होता है, छोटा होता है, छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से बड़ा, बड़ा से होता है ना, मतलब वृद्धि होता है। जैसे हम और आपका शरीर वृद्धि होता है, शरीर का विकास होता है, पहले छोटा होते, छोटे से बड़े होते, बड़े से बड़े, बड़े से बुढ़े होते हैं, होता है ना। ठीक उस तरीके से ये पौधे का भी होता है। लगातार वृद्धि होने के कारण जो है जड़ वो तने की परिधि में उपस्थित उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि पेड़ और पौधे जो है वो लगातार वृद्धि करते हैं,
और लगातार वृद्धि करने के कारण क्या होते हैं कि जड़ और तने, क्या चीज, जड़ और तने की परिधि में जो भी ऊतक उपस्थित होता है, जो भी ऊतक उपस्थित होता है वो किस में बदल जाता है, कॉर्क में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कॉर्क में बदल जाता है। और इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है और इसी के कारण क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो मोटापन होता है। क्या होता है, मोटापन होता है। आप देखेंगे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत पुराने हैं, वो काफी मजबूत होते हैं और काफी मोटापन होता है। वो इसी के कारण होता है क्योंकि कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन की जमाव के कारण वो मोटा हो जाता है। कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों को के प्रवाह को रोक देती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कॉर्क क्या होता है कि कोशिकाएं, पौधे की जो भी कोशिकाएं होती है उसमें जल और गैस, यानी जल और गैस दोनों को रोक देती है, वो बाहर आने ही नहीं देता। इससे क्या होता है कि शरीर में मोटापन आता है। ओके, अब इसका कार्य देख लेते हैं। किसका, कॉर्क का कार्य क्या क्या है। तो देखिए इसका कार्य है कि कॉर्क झटकों व चोट से पौधे को बचाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि पौधे को चोट लगेगा तो उससे भी बचाएगा। झटका लगता है आपस एक दूसरे पौधे से तो उससे भी इसको क्या करता है, बचाता है। यह बहुत हल्का होता है। मतलब यह कॉर्क क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, जल रोधक होता है, संपीड्यत होता है। ओके, ये सब होता है। और कॉर्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कॉर्क का जो उपयोग होता है वो कुचालक के उपयोग में या फिर झटके सहने वाले पदार्थों के उपयोग के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं, किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि स्टोमेटा और कॉर्क में इस तरीके से आप अंतर कह सकते हो कि इसके बीच क्या अंतर है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टोमेटा, देख लेते हैं क्या है। ये पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्ती होती है और पत्ती होती है तो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी मतलब कि छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं, जो कि वृक्क के आकार की गाढ़ कोशिकाएं से घिरी होती है। जो कि वृक्क मतलब ये कि जिस तरीके से हमारा और आपका किडनी है, उसी किडनी की आकृति का जो है यह गाढ़ कोशिकाओं से क्या होती है, घिरी हुई होती है। क्या होती है, घिरी हुई होती है। और उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो है स्टोमेटा का कार्य क्या है। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान व जल का वाष्प रूप में ह्रास। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि स्टोमेटा का जो कार्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो जल का वाष्प रूप में ह्रास होता है, मतलब कमी करता है। ओके, अब कॉर्क की बात करते हैं। कॉर्क का क्या कार्य है या फिर कॉर्क में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब जड़े वो तने वृद्ध हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी पेड़ पौधे का जो जड़ और तना होता है वो वृद्ध मतलब बूढ़ापन हो जाता है। ओके, तो द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब पेड़ पौधे का जब जड़ और तने वृद्ध हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कॉर्क जो है द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को क्या कर दिया जाता है, बाहर धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। ओके, बाहर क्या कर दिया जाता है, धक्का दे करके निकाल दिया जाता है, निकाल देता है। ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कॉर्क या पौधे की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और ये क्या करता है, आप कभी कभी देखे होंगे कि कोई ऐसे पौधे होते हैं जिसके ऊपरी वाले परत पे जो है बहुत सारे लसापन देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे कहने का है कि ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कॉर्क या पौधे की छाल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जमाव हो जाता है। आप किसी पेड़ को काट दो और वहां पर देखना कि एक लसापन की तरह जो एक पदार्थ वहां पे जमाव हो जाता है, वो इसी के कारण होता है। अब ये बात करते हैं इनके बीच में किसी भी प्रकार का
अंतरावकाश नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इसके बीच में किसी भी प्रकार का जो है अंतरावकाश मतलब कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। ये कोशिकाओं में सुबेरिन के जमने से होता है, और ये क्या होता है कि सुबेरिन के जमने से ये ऐसा होता है कि दोनों के बीच कोई स्थान नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ओके, तो खैर अब आगे जो है, अब यहाँ पे सहायक उत्तर है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।